हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि हम सब सीटेट पेपर 2 एसएसटी के लिए 6 से 8 तक के एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं और आज हम सबका क्लास 7 का जियोग्राफी का ये जो छठवां क्लास है, इसके पहले हम सब 5 क्लास कर चुके हैं। तो आज ये सब इसके बाद जो है हम सबका एक क्लास और है बस। उसके बाद क्लास 7 का जियोग्राफी भी खत्म हो जाएगा, उसके बाद पॉलिटी चलेगा। तो इसके पहले क्लास 6 का हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी तीनों खत्म हो गया है। अभी टाइम है, देखिए दोस्तों, टाइम भी है और इसके बाद हम मैराथन लेकर आएंगे। सेम टू सेम नोट्स को एकदम, इसमें जो निचोड़ है बस निचोड़ नोट्स को और एमसीक्यू को लेकर आएंगे। तो अगर आप सबको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एकदम थ्योरी है, तो इसमें कोई बनावटी एडिटिंग वगैरह नहीं है। क्योंकि देखिए बहुत लोग क्या होता है कि जो एकदम प्रत्यक्ष दिखता है उसको ही मानते हैं। बहुत लोग होते हैं स्लाइड पे जो पढ़ाते हैं, कहीं न कहीं इधर-उधर उसको एडिटिंग करे रहते हैं, तो आप सब क्या होता है उस पर कम रुचि लेते हैं। तो इसीलिए हम पूरा पीडीएफ को ही, इस पीडीएफ को पढ़ने के बाद जो भी महत्वपूर्ण रहता है, वहाँ पर हम उसको हाइलाइट करके और वहाँ पर ही प्रत्यक्ष रूप से आपको सबको दिखाने का प्रयास करेंगे और करते भी हैं। तो देखिए जैसे कि अभी यहाँ पर दिखाते हैं कि देखिए यहाँ पर लास्ट में प्रश्न बना रहता है, तो इस जैसे ये चैप्टर है, इस चैप्टर से संबंधित जितना भी प्रश्न रहता है उस प्रश्न को हम सब करते हैं और दिखाते हैं कि देखिए कैसे कैसे इसी पेज से कैसे बनाया गया है प्रश्न। तो प्रश्न बनाना सीखेंगे तो अब रटने से की कोई ज़रूरत नहीं है। अब 6 से 8 तक के एनसीईआरटी, वो भी जियोग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री कौन रटेगा, कौन याद करेगा? याद नहीं, आप सबको बैठाना है प्रश्न कैसे बनता है और आप सब थ्योरी ऐसे एक बार अपने दिमाग में बैठाइए। आशा है कि आप सबको समझ में आया होगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। आगे देखिए लिखा गया है कि देखिए लिखा है मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। तो याद है आप सबको, अभी इसके पहले जो था एक आध दो चैप्टर पीछे पर्यावरण एक अलग ही, बस अलग ही पर्यावरण का एक चैप्टर था। उष्णकटिबंधीय क्या होता है तो इसके पहले वाले क्लास 6 में हम सब पढ़े थे इसको, कि जो ये भूमध्य रेखा होता है, भूमध्य रेखा के आसपास अर्थात जो कर्क रेखा, मकर रेखा होती है, इसकी जो बीच में होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों ये कहानी है, इस कहानी से कुछ नहीं बनता है, क्योंकि हम देखे हैं पढ़कर पूरा, जितने जितने प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है जैसे बने हैं उसको लास्ट में लगाए भी हैं। तो बस आप सब बने रहिए और जैसा भी कहें आप सब बस अपने दिमाग को खोलकर और कंसेप्ट को बैठाते चलिए, बस याद मत करिए। जो कहेंगे एक आध दो पॉइंट उसको भले याद करिए और नहीं तो पूरा कंसेप्ट को बैठाते रहिए बस। तो देखिए लिखा गया है अमेजन बेसिन में जीवन, अमेजन बेसिन में जीवन। तो देखिए लिखा गया है कि अमेजन बेसिन के विषय में ना पढ़ने से पहले देखिए लिखा गया है कि अमेजन बेसिन पढ़ने से पहले यहाँ पर पता किया गया, बताया गया कि इसको पहले मैप में देखिए। तो मैप में आप यहाँ से देख सकते हैं कहाँ पर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर है कि ध्यान ध्यान दें कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश, जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश होते हैं कर्क एवं मकर रेखा के मध्य में स्थित होते हैं। तो याद रखना इसको, एकदम इस कंसेप्ट को एकदम अपने दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि ये बार बार आएगा। उष्णकटिबंधीय किसे कहते हैं, शीतोष्णकटिबंधीय किसे कहते हैं। हालांकि आप क्लास 6 का जो देखे होंगे भूगोल, उसमें थोड़ा बहुत का एकदम बताया गया था कि एकदम ग्लोब के माध्यम से कि कहाँ-कहाँ उष्णकटिबंधीय, कहाँ-कहाँ शीतोष्णकटिबंधीय रहते हैं। धुरी जो ये ध्रुव होता है, ध्रुवों पर शीतोष्ण रहता है। उसके बाद यहाँ पर जो होता है मकर और कर्क रेखा के बीच में यहाँ उष्णकटिबंधीय होता है ना। और यहाँ पर इसके बाद जो होते हैं यहाँ पर एकदम ध्रुव ध्रुव पर तो शीत रहते हैं, पर यहाँ पर जो होता है शीतोष्ण रहता है, अर्थात थोड़ा शीतल भी रहता है, ठंड भी रहता है और गर्मी भी रहती है। तो ये सब हम सब क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, तो इसलिए हम बताएं थोड़ा यहाँ पर उष्णकटिबंधीय का जो जिक्र आया है तो इसको समझिए। बताया गया जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश होते हैं वह क्या कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में स्थित होते हैं। भूमध्य रेखा के जो 10 भूमध्य रेखा जो होती है, भूमध्य रेखा का मतलब ये जो ग्लोब के बीचों बीच वाला रेखा होता है, भूमध्य रेखा से 10 डिग्री कहाँ पर उत्तर में, 10 डिग्री उत्तर में और 10 डिग्री दक्षिण के मध्य भाग में भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। आगे है कि अमेजन नदी इस प्रदेश से होकर बहती है। किससे? तो याद रखना, पूछेगा कि अमेजन बेसिन नदी कहाँ से बहती है, तो याद रखना ये भूमध्य रेखीय प्रदेश से बहती है, अर्थात भूमध्य रेखीय प्रदेश। आगे है कि ध्यान दें कि
यह पश्चिम में पर्वतों से निकलती है। कौन? अमेजन जो बेसिन नदी है यह पश्चिम के पर्वतों से निकलती हुई पूरब की अंदम महासागर में जाती है। तो याद रखना ये बेसिन नदी जो है यह पश्चिम से निकलकर पूरब की ओर जाती है, बस इतना याद रखना। आगे देखिए लिखा गया है, जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे हम नदी का मुहाना कहते हैं। याद रखना, इस पॉइंट को बार बार पूछता है कि नदी का मुहाना किसे कहते हैं। तो याद रखना, जैसे मान लीजिए कोई बड़ी नदी है, इसके अलावा जो कोई छोटी नदियाँ आकर यहाँ पर मिलती हैं, तो जब मिलती हैं उसी को हम मुहाना कहते हैं। आगे देखिए लिखा गया है कि अजमेर जो अमेजन है, अजमेर नहीं, अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियाँ होती है। जो अमेजन नदी है इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ, अर्थात इसमें बहुत सारी सहायक नदियाँ अर्थात जो छोटे मोटे नदियाँ हैं इसमें मिलती हैं, मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। याद रखना, अमेजन बेसिन का निर्माण कैसे होता है? तो अनेक नदियों के मिलने से। याद रखना। आगे देखिए लिखा गया है कि यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों, कहाँ के? ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भागों, आगे लिखा गया है बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया एवं वेनेजुएला के छोटे भाग से अप्रवाहित होती हैं। क्या आप इस बेसिन से स्थित उन देशों के नाम बता सकते हैं जिनके भूमध्य रेखा गुजरती है? तो याद रखना दोस्तों, जो अभी हम बताए इसमें तो बस मुहाना याद रखना, और याद रखना कि जो ये अमेजन बेसिन नदी है यह पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, बस इतना। आगे देखिए इसके बारे में और लिखा गया है कि जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की, तो कहाँ के? तो स्पेन के। याद रखना, स्पेन के जो क्या थे? अन्वेषण थे, जो खोजकर्ता लोग होते हैं, जब इस नदी का क्या किया? खोज किया, तब सिर पर सुरक्षा कवच, तो जो खोज कर रहे थे वे सब अपने सिर पर सुरक्षा कवच, जैसे हम सब हेलमेट बोलते हैं, तो ऐसे बताया गया सुरक्षा कवच जैसे हेडगियर एवं घास के स्कर्ट पहनते हुए अस्थाई आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया। जब ऐसे पहने थे तो जो वहाँ के अर्थात अमेजन के जो अस्थाई निवासी थे, आदिवासी थे वहाँ के, उन पर उसने क्या किया? आक्रमण किया उन पर। तो आक्रमणकारियों ने किन्हें? आदिवासियों को प्राचीन रोमन समाज में क्या कहा जाता था? तो अमेजोन। तो याद रखना, तो ये अमेजोन्स जो है ये जनजातियाँ थी अमेजन की। याद रखना, ये अमेजोन्स जो थी ये वहाँ की जनजातियाँ थी पहले प्राचीन समय में। तो इसीलिए बताया गया कि अमेजोन्स नामक महिला योद्धा के आक्रमण समूह की याद दिला दिया गया, इसी प्रकार यह अमेजन पड़ गया। तो याद रखना, समझ सकते हैं आप कि अमेजन कैसे पड़ा। तो अमेजोन एक जनजाति थी, उन जनजाति लोगों ने ही अन्वेषणों पर हमला किया था। तो एक योद्धा थी, कोई योद्धा महिला थी, तो उन्होंने ही आक्रमण किया, तो उन्हीं के याद में ऐसा मान लीजिए वहाँ पर अमेजन पड़ गया। आगे देखिए लिखा गया है सहायक नदियाँ भी जिक्र आया उसका। तो सहायक नदियाँ जैसे हम बताएं कि एक छोटी नदियाँ होती है जो मुख्य रूप से मिलती हैं किसमें? मुख्य नदी में अपनी सहायता से जिक्र से क्या होती है? बह कर या किसी भी तरह से वहाँ पर मिल जाती हैं। अमेजन नदी बताया गया, देखिए जल संग्रह क्षेत्र कहा जाता है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी है। याद रखना, जो अमेजन नदी है यह विश्व का सबसे बड़ा नदी है। अमेजन नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी है। आगे देखिए लिखा गया है कि जलवायु, याद रखना जलवायु, देखिए जैसे जैसे कि अब आप जान जाते हैं कि अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास है। जैसे कि आप जान गए कि जो अमेजन है वह भूमध्य रेखा के आसपास में फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है, ये भी याद रखना। अब देखिए पॉइंट दर पॉइंट दिमाग को समझते हुए और बैठाते हुए चलना। बताया गया जो अमेजन की जलवायु रहती है वह क्या रहती है? पूरे वर्ष क्या रहती है? गर्म एवं नम, अर्थात गर्म और नम दोनों रहती है पूरे वर्ष। जैसे हम सब क्या है कि 4 महीने गर्मी रहती है, 4 महीने बरसात, 4 महीने ऐसे वहाँ ऐसे नहीं होता। वहाँ क्या होता है? हर समय या वहाँ पर हर वर्ष क्या होता है? हर समय क्या होता है कि नमी और गर्मी दोनों रहती है ना। यहाँ का मौसम दिन और रात दोनों के समय लगभग समान रूप रहता है। गर्म एवं आर्द्रता इसके पहले जिक्र आया था। आर्द्रता क्या कहते हैं?
जैसे कहीं पर भी, जैसे मान लीजिए ये बोतल है, बोतल में जब ठंडा पानी रखते हैं तो वहाँ पर ऐसा होता है कि बोतल के बाहर से भी ऐसे पानी टपकने लगता है। तो ये बोतल का पानी निकल कर बाहर नहीं आता है, ये जो आउटसाइड में कहीं न कहीं इसके जो वाष्पित होते हैं, वो उस ये वाटर अपने तरफ खींचता है, तो ये ऊपर आकर जम जाते हैं। इसको हम आर्द्रता बोलते हैं ना। तथा शरीर में चिपचिपाहट सा रहता है ना, महसूस होता है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है। तो इस बात को भी याद रखना कि अमेज़न नदी में क्या होता है कि वहाँ प्रदेश में क्या होता है कि प्रतिदिन वर्षा होती है, और वहाँ भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के, और वो भी क्या होता है बिना किसी चेतावनी के। अर्थात जैसे हम सब जानते हैं कि बारिश से पूर्व क्या होता है, बादल घेरता है, हवाएं चलती हैं, ऐसा कुछ माहौल बनता है। पर वहाँ ऐसा कुछ भी माहौल नहीं बनता है, ऑटोमेटिक चाहे जब बारिश हो जाता है। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च। क्या होता है कि जो वहाँ का दिन का जो तापमान होता है, वहाँ दिन का जो तापमान होता है वह उच्च एवं आर्द्रता वाला होता है, और अति उच्च होता है अर्थात अत्यधिक उच्च होता है, अर्थात अत्यधिक तापमान होता है। और रात के समय क्या होता है कि रात के समय में तापमान कम हो जाता है, रात के समय में तापमान कम हो जाता है, लेकिन आर्द्रता जो होती है वैसे बनी रहती है। तो इस पॉइंट को याद रखना, क्योंकि यहाँ से एनसीईआरटी ऐसे उठाएगा कि जैसे ये तो जानते हैं सब लोग कि गर्मी, दिन के समय में गर्मी रहेगी और आर्द्रता भी रहेगी, चलिए ठीक है। पर यहाँ पर बताया गया कि रात के समय पे जो गर्मी रहेगी उसमें क्या होता है, थोड़ा कमी आ जाती है, जैसे आज हम सब भी जान सकते हैं गर्मी के समय में थोड़ा कमी आ जाती है ना। उसके बाद बताया इसमें पॉइंट ये है कि आर्द्रता सेम रहती है, आर्द्रता में कमी नहीं आती है, अर्थात आर्द्रता दिन में भी वैसा रहता है, रात में भी वैसा ही रहता है। आगे देखिए लिखा गया है कि वर्षा वन, अब देखिए लिखा गया इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। कहाँ पर, अमेजन बेसिन में क्या होता है कि क्या होता है यहाँ पर आर्द्रता पाई जाती है, जैसे कि अभी हम सब पढ़े। तो यहाँ पर बताया गया कि इस जो वर्षा के कारण यहाँ पर अत्यधिक जब हर किसी भी दिन, हर दिन क्या हो रहा है बिना बताए अचानक वर्षा होती ही है। तो जब ज़्यादा वर्षा होती है तो यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, सघन वन पाए जाते हैं। तो इस बात को याद रखना, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि सघन वन कहाँ पाए जाते हैं, हाँ शीतोष्ण वन कहाँ पाए जाते हैं। तो याद रखना सघन वन वहीं पाए जाएंगे जहाँ पर अत्यधिक वर्षा होगा, जहाँ पर अत्यधिक वर्षा होगा। क्योंकि अब याद करते चलना, अभी हम दिखाएंगे आप सबका कंफ्यूज कैसे होते हैं सब लोग। तो याद रखना जो सघन होता है, सघन जो क्या होता है वन होता है, वह अत्यधिक वर्षा में पाया जाता है। वन इतने सघन होते हैं कि कहाँ के, वहाँ के वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियां तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है। जैसे कि यहाँ चित्र में आप सब देख सकते हैं कि इतनी सघन होती हैं कि क्या होती है कि मान लीजिए जो पत्तियां होती हैं इतना ढक जाती हैं कि क्या होता है कि नीचे यहाँ पर आगे देखिए लिखा गया है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक पहुँच ही नहीं पाता। अर्थात उनकी जो पत्तियां और जो शाखाएं होती हैं इतनी घनी हो जाती हैं कि जब सूर्य का प्रकाश आता है तो उनके जड़ों तक, अर्थात उनके नीचे जमीन तक पहुँच ही नहीं पाता है। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम रहती है। यहाँ का जो भूमि है वह क्या रहता है, तो बताया गया कि यहाँ प्रकाश रहित रहती है। अर्थात यहाँ पर इस जमीन पर जो जंगल रहते हैं, उस जंगल के जमीन के नीचे क्या होता है, सूर्य का प्रकाश ही नहीं पहुँच पाता है। तो याद रखना, ऐसे पूछेगा कि वहाँ की क्या रहती हैं, जो कि बताया गया है कि कहाँ के वन के जड़ों के नीचे या जमीन पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है। तो याद रखना अमेजन बेसिन में। आगे बताया गया एवं नम बनी रहती है, अर्थात हमेशा नमी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती हैं जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। तो ये वाक्य याद रखना, क्योंकि अमेजन जो बेसिन नदी है वही पेड़ वहाँ पर उग सकते हैं जिसको हमेशा छाया में रहने की, अर्थात छाया में बोया जाए तो वह हो सकता है। क्योंकि बहुत बहुत क्या होता है कि अगर छाया के अलावा कोई धूप वगैरह रहे तो क्या होता है कि धूप वगैरह से क्या होता है, वह जल जाते हैं, अर्थात नष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए बताया गया कि वहाँ पर वही वनस्पति हो सकता है जो छाया में भी उसका वृद्धि हो सके। परजीवी पौधों के जीवन के रूप में, जो परजीवी पौधे के रूप में आर्कटिक एवं ब्रोमीलाइड पैदा होते हैं। तो याद रखना कौन कौन से पौधे होते हैं, आर्कटिक एवं ब्रोमीलाइड। आगे है कि वर्षा वन में
प्राणी जाति की प्रचुरता होती है। प्राणी जाति, प्राणी का मतलब वे जाति मतलब जो भी जिसके अंदर प्राणी होते हैं वहाँ पर प्रचुरता होती है, अत्यधिक होते हैं वहाँ पर। अब देखिए लिखा गया है एक टूकन, तो इस शब्द को एकदम ध्यान से दिमाग में बैठा लेना। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर लिखा भी गया है। अगर टूकन आ जाएगा, टूकन क्या है, तो आप सब कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। बहुत लोग इन सब बातों पर याद नहीं करते, और अगर आप सब थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो इन सब बातों को कोई ऐसा है भी नहीं कि जो बताएगा। तो बहुत लोग जो बेवकूफ़ होते हैं वह सिर्फ़ और सिर्फ़ स्लाइड के चक्कर में पड़े रहते हैं। बस अच्छे बस समझ कर उन पर विश्वास करके खुद पर विश्वास नहीं करते हैं कि अगर जो हम पढ़ रहे हैं तो एक्चुअली में जो पढ़ा रहे हैं वह सही ही है कि नहीं है, बस विश्वास कर लेते हैं उन पर। तो आगे देखिए लिखा गया है, टूकन जो होते हैं, एक टूकन और गुंजन, एक क्या है, पक्षी है। तो ऐसे पूछेगा टूकन क्या है, टूकन क्या है, तो याद रखना टूकन एक पक्षी है ना, और गुंजन भी एक पक्षी है। अब बताया गया कि रंगीन छत पक्षती क्या होती है, रंगीन पक्षती वाली मकानों का भोजन के लिए बड़ी चोंच वाली विभिन्न प्रकार की पक्षियाँ क्या होती हैं, भारत में पाई जाती हैं न, सामान्यतः पक्षियों से भिन्न होती हैं। अर्थात ये टूकन जो होती है सामान्य पक्षियों से भिन्न होती है। यहाँ पाए जाने वाले प्राणियों में बंदर, स्लॉथ एवं चींटी खाने वाले टैपीर टैपीर तो याद रखना दो चीज़ फिर बता रहे हैं कि ये देखिए टैपीर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो टैपीर है, ये टैपीर क्या है बताया गया, इसकी विशेषण क्या है कि यह चींटियों को खाता है। तो ऐसा पूछ लिया गया कि टैपीर क्या है, तो याद रखना टैपीर एक क्या है, जीव है, प्राणी है, और वह क्या होता है, वह चींटियों को खाता है। ऐसे लिख दिया टैपीर, टैपीर क्या है, तो ऐसे लिख दिया टैपीर एक प्राणी है, ये बात सही है। दूसरा है कि वह चींटियों को खाता है, वह शेरों को खाता है, वह अन्य छोटे जीवों को खाता है, ऐसे दे दिया तो आप सब कंफ्यूज हो जाएंगे। तो याद रखना इसकी विशेषता जो इसमें लिखा गया है वही सब आप याद करना। तो बस ये टैपीर एक प्राणी है और वह चींटियों को खाता है। आगे देखिए लिखा गया, उस समय अमेजन बेसिन में क्या होता है, सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां भी इन वनों में पाई जाती हैं, मगर सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोआ कुछ ऐसी प्रजातियां हैं। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करती हैं। तो याद रखना अमेजन बेसिन में इतने लोग भी निवास करते हैं, अर्थात अनेक सर्प, कीड़े मकोड़े, स्लॉथ, बंदर, ये सभी। आगे लिखा गया है कि इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़ों भी इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाली पियाना मत्स्य समेत मछलियाँ की विभिन्न प्रजातियां हैं। तो याद रखना ये जो पियाना है, पियाना ये एक मत्स्य की एक प्रजाति है, अर्थात एक मछली का नाम है। तो याद रखना ये जो पियान मछली समेत मछलियां भी यहाँ पर निवास करती हैं, अर्थात हैं, इनकी प्रजातियां भी है, अमेजन नदी में पाई जाती हैं। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन आधारित रूप है। आगे देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि ब्रोमीलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है। तो याद रखना ये जो ब्रोमीलाइड ये क्या है, एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। तो ये एकदम IMP है, इसको याद रखना क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है वह कौन सा पौधा है जो जलों को अपने क्या पंक्तियों में संचित रखता है, अर्थात इकट्ठा करके रखता है, स्टोर करके रखता है। तो याद रखना ब्रोमीलाइड जो है यह एक पौधा है जो अपने पंक्तियों में अपने क्या करता है, जल को संजो कर रखता है। मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडे देने के लिए करते हैं, अर्थात ये पत्तियों पर जो मेढक वगैरह होते हैं वे इन पत्तियों पर अपना अंडा देते हैं। आगे देखिए लिखा गया है कि देखिए आगे है कि वर्षा वन के निवासी। आगे देखिए लिखा गया है कि वर्षा वन के निवासी। तो यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं। तो इस बात को याद रखना क्योंकि ये वाक्य पूरा पूछेगा, इसलिए बता रहे हैं। ऐसे पूछेगा कि अमेजन बेसिन की विशेषता, ऐसे दे देगा, बताएगा कि छोटे छोटे लोग होते हैं वह क्षेत्र के वनों को वृक्षों को काटकर अपना भोजन के लिए फसल उगाते हैं। दूसरा विकल्प देगा
यहाँ के जो पुरुष होते हैं वे शिकार पर जाते हैं तथा नदियों में मछलियाँ पकड़ते हैं। ये बात सही है। तो आप सब ऐसे कथन और कारक में ऐसे देता है कि इसकी विशेषता है, ऐसे दे देगा, हाँ ये है ऐसे, यही इसीलिए बोला जाता है कि आप सब थ्योरी पढ़िए। अब आगे देखिए, अभी ट्विस्ट वाला मैटर आया है, यहाँ पर फंसाया जाता है। आपको बोलेगा अभी क्या हुआ कि वहाँ के जो पुरुष होते हैं वह मछलियाँ पकड़ने जाते हैं और वनों को काट कर अपना फल उगाते हैं, अरे फसल उगाते हैं। आगे बताया गया कि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। याद रखना, यहाँ पर बहुत लोग क्या होता है, एकदम दिमाग खराब हो जाता है उनका जब थ्योरी नहीं पढ़े रहते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि महिलाएं, पुरुष जो होते हैं वह फसल उगाते हैं, पर फसलों का ध्यान कौन रखता है, तो महिलाएं रखती हैं। आगे बताया गया कि टेपियोका अनानास एवं सरकंद उगाते हैं। तो कौन कौन से, याद रखना, इसी में परिवर्तन भी करके दे सकता है, तो इस बात को भी याद रखना कौन कौन से टेपियोना अनानास और शकरकंद उगाते हैं, क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित है। क्योंकि क्या होता है, मछलियाँ जो होती हैं, मछलियाँ और शिकार मिलना क्या होता है, अनिश्चित। अनिश्चित का मतलब ये नहीं कि अब मिलता ही नहीं, मिलता है पर कभी कभी। तो जब कभी कभी, अब ये नहीं कि रोज का रोज शिकार ही खाएंगे, शिकार ही करके मछली ही खाएंगे, तो क्या होता है, निश्चित नहीं है ना, अनिश्चित है। ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई घास सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। अर्थात जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं के द्वारा जो सब्जियां वगैरह उगाई जाती हैं, तो उन सब्जियों से परिवार का भरण पोषण होता है। कर्तन एवं दहन कृषि। अब देखिए, कर्तन एवं दहन कृषि के बारे में इसके पहले वाले क्लास में हम सब पढ़े हैं। जैसे बताया गया कि का प्रयोग करते हैं, इसका मुख्य आहार विनियोग है, जिसे कहवा कसावा भी कहते हैं। अर्थात क्या, जो कर्तन एवं दहन किसे है, इसे हम कसावा भी कहते हैं। अंडकोश भी खाते हैं। काफी, मक्का एवं कोको जैसी नगदी फसल भी यहाँ उगाई जाती है। आगे देखिए, बताया गया कि वर्षा वन अत्यधिक मात्रा से, जो वर्षा वन होते हैं वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करती हैं। अर्थात जो वर्षा हो रहे हैं, तो पेड़ पौधे जब ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर पेड़ पौधे को तोड़कर वहाँ पर ईंधन के लिए लकड़ी का प्रयोग भी करती हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आहार, अर्थात जो मधुमक्खी होती है उसके जो रक्स होते हैं, आहार वाले छप्पर से घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग बलोका बलोका कहे जाने वाले अपार्टमेंट में भी रहते हैं। तो इस बात को याद रखना, वहाँ अमेजन बेसिन के जो लोग रहते हैं वहाँ पर क्या होता है, जो मधुमक्खी के छत्ते बनाए जाते हैं, तो उनके समान कोई छप्पर बनाकर, अर्थात उन्हीं के समान क्या होता है, छोटे छोटे छप्पर बनाकर भी रहते हैं। और कोई लोग मलोका में भी या अपार्टमेंट में भी रहते हैं। तो इस बात को याद रखना। आगे देखिए, लिखा गया है कि जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। तो देखिए, यहाँ से पूछा जाता है कि जो अमेजन बेसिन के लोग रहते हैं, वे छोटे छोटे छप्पर बनाकर रहते हैं, और जिनकी मकाने की क्या होती है, तीव्र ढलान होती है। आगे बताया गया कि अमेजन बेसिन के लोग का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है इस समय। पुराने समय में वन के अंदर पहुँचने के लिए नई मार्ग के एकमात्र उपाय पक्का था। आगे बताया गया कि 1670 में ट्रांस अमेजन मार्ग बनने से वर्षा वन के सभी बागों तक पहुंचना संभव है। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए जब हवाई जहाज़ों और हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है, अब प्रक्रिया जो है वह फलस्वरूप वहाँ की मूल आज़ादी को उस क्षेत्र के बाहर निकाल कर नए क्षेत्र में बसाना पड़ रहा है। अपने पौराणिक तरीके से खेती करते थे, वहाँ के लोग अपने पौराणिक तरीके से ही खेती करते थे। आगे देखिए, लिखा गया है जैसे कौन कौन से, तो बताया गया है कि विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षा वन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसे अनुमान कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन के क्या होता है, वर्षा वन का बड़ा भाग लुप्त हो रहा है। तो अब क्या हो रहा है कि वहाँ पर क्या, कि जो वर्षा वन है, अर्थात जो थोड़े से ही पानी पर उग जाते थे, तो ऐसे वन वहाँ से अब क्या हो रहे हैं, लुप्त हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि वर्षा वन के लुप्त होने के व्यापक प्रभाव हो रहे हैं। कौन कौन से व्यापक, वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत पर बह जाती है, यह सघन व बंजर हो जाती है। तो आगे देखिए, यहाँ पर थोड़ा
बताया गया कि जो कर्तन और दहन कृषि होते हैं उसके बारे में। तो बताया गया कि कर्तन एवं दहन की पद्धति में किसान पहले वृक्षों और झाड़ियों को काटकर भूमि को साफ कर देते हैं, फिर इसको क्या करते हैं जलाकर, जिससे जिससे क्या होता है पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाता है और इस साफ भूमि पर वर्षा तक अर्थात वर्षों तक अर्थात कई दिनों तक क्या करते हैं फसल को पैदा करते हैं। जमीन के इस टुकड़ों के बार बार उपयोग में मिट्टी का होता है पोषक की जो उर्वरता होती है वह समाप्त हो जाती है, अर्थात जब समाप्त हो जाती है इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान पर साफ किया जाता है, अर्थात वृक्षों को काटकर उसको जलाकर फिर से वहाँ किया जाता है। फिर क्या होता है बीज पुराने खेती में छोटे छोटे वृक्ष उगाते हैं, इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ होती है। फिर क्या होता है कि जहाँ छोड़ कर गए थे वहाँ पर जब बारिश वारिश होता था तो फिर पर छोटे छोटे पेड़ उगाते थे, तो वहाँ पर फिर ऐसे काट कर वहाँ पर अपना फसल बोते थे, उपजाऊ बन जाती थी, तब लोग इन भूमि के टुकड़े को पुनः जोत सकते थे। आगे देखिए लिखा गया है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। तो अब आगे देखिए लिखा गया है कि गंगा और जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। तो याद रखना गंगा ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं कौन, तो यहाँ पर बताया गया जो इनकी सहायक नदियाँ हैं, किसकी, गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियाँ हैं, इनकी सहायक नदियाँ इसी में मिलकर क्या बोलते हैं कि बेसिन का निर्माण करती हैं। यह जो बेसिन होता है यह उपोष्ण में 10 क्या होता है उपोष्ण में 10 डिग्री सेल्सियस जो 10 डिग्री उत्तर में और 30 डिग्री अक्षांश के मध्य में होता है। आगे बताया गया कि घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियाँ ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ इसमें क्या होते हैं प्रभावित होकर बनाए जाते हैं। तो इस पॉइंट को याद रखना कौन कौन से कभी पूछता है, तो याद रखना पूछता है कि कौन कौन से, तो याद रखना पहला है घाघरा, सोन, चंबल, गंडक और कोसी, ये क्या है 5 नदियां हैं जो गंगा की सहायक नदियां हैं और एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां, अर्थात गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों की सहायक नदियां हैं और इसी में गंगा और ब्रह्मपुत्र में जाकर क्या होती हैं मिलती हैं। आगे बताया गया एटलस की सहायता से, एटलस एक मैप होता है, इसके पहले वाले कक्षा में 6वें वाले में हम बताए थे, अगर आप सबको समझ में आया होगा तो आप सब तुरंत जान गए होंगे ना कि जो मानचित्र से संबंधित था। तो एटलस की सहायक नदियों से ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियाँ जो होती हैं, आगे बताया गया कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद का सुंदरवन डेल्टा बनाता है। तो याद रखना सुंदरवन का डेल्टा कौन बनाता है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियाँ। गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो नदियाँ हैं वह हिमालय के गिरिपाद अर्थात हिमालय से गिरकर सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं। आगे देखिए यहाँ पर आप सब देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी दिखाया गया है। आगे देखिए यहाँ पर लिखा गया है, अब यही ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो होती हैं ना उनका जो बेसिन होता है, इस बेसिन की मुख्य विशेषता है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की सहायता से जो बेसिन बनता है तो उसकी मुख्य विशेषता क्या है कि मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती हैं न। यहाँ की जो जलवायु होती है वह मुख्यतः मानसून होती है। मानसून में क्या होता है मध्य जून से मध्य सितंबर तक, मध्य जून से अर्थात आधे जून से और आधे सितंबर के बीच वर्षा होती है ना। कहाँ पर, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के जो सहायक नदियाँ होती हैं जो बेसिन बनाती हैं उसके आसपास के क्षेत्रों में ना। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंडे रहते हैं, ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंडे होते हैं। भारत का मानचित्र देखिए, उन पर राज्यों के नाम बताइए जहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन नदी है। ऐसे मैप में देखकर बताने के लिए बोला है कि देखिए और ब्रह्मपुत्र नदियाँ के जो अगल बगल जो हैं प्रदेश हैं उनको बताइए। आगे बताया गया बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ हैं। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र
क्या होता है, तो बसने के लिए क्या होता है, प्रतिकूल होता है। अर्थात जो तीव्र ढाल वाले क्या होते हैं, जगह होते हैं, वह बसने के लिए क्या होता है, अच्छा माना जाता है। क्योंकि जब वहाँ पर प्रतिदिन वर्षा हो रहा है, तो जब प्रतिदिन वर्षा होता है तो क्या होता है कि जो पानी रहता है वह एक जगह इकट्ठा ना होकर ढलान के माध्यम से आगे चला जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन से पर्वतीय क्षेत्र में कम कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त हैं। मानव प्रवास अर्थात मानव के रहने के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे अच्छा है। अतः अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। अतः क्या होता है, जहाँ पर मैदानी इलाके होते हैं वहाँ पर जनसंख्या अधिक होता है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है, वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। धान यहाँ की मुख्य फसलें हैं। याद रखना, गंगा और ब्रह्मपुत्र की बेसिन में जो है क्या है कि धान क्या है, सबसे उपयुक्त फसल है। आगे बताया गया कि मुख्य व्यवसाय कृषि भी है। धान उगाने का सबसे मुख्य फसल है। चूँकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है और यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अत्यधिक वर्षा हो। यह उगाने जाने वाले अन्य फसलों गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना और बाजरा है। गन्ना एवं जूट जैसी नगद फसलें भी उगाई जाती हैं। कहाँ पर, ब्रह्मपुत्र की इर्द गिर्द मैदानों में। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले केले के बागान भी देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल का असम में चाय के बागान मिलते हैं। तो याद रखना, आप कभी कभी पूछेगा, तो चाय का बागान क्या है, तो असम में। चाय का बागान कहाँ है, तो असम में। चाय का बागान असम के बागान अर्थात असम में। और पूछेगा कभी कभी केले का, तो यहाँ पर बताया गया पश्चिम बंगाल। आगे बताया गया कि बिहार और असम के कुछ भागों में सिल्क एवं कीड़ों का संवर्धन अर्थात उन्हें पाला जाता है या उनको बढ़ाया जाता है, जिन्हें हम सिल्क का उत्पादन करते हैं। अर्थात समझ सकते हैं, जैसे जो कपड़ा बनता है, तो एक कपड़े का जो कपड़ा का जो रेशम होता है, उस कपड़े के रेशम का एक जो कीड़ा होता है, उसको कीड़े को पाला जाता है, तो उससे क्या होता है, ये रेशमी जो धागा होता है, ये धागा बनता है। वह धागे से तब जाकर कपड़ा बनता है। आगे बताया गया कि मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदियों में फसलें उगाई जाती हैं। आगे बताया गया कि विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में सागवान, साखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। तो याद रखना, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के बेसिन में क्या क्या, तो बताया गया सागवान, साखू, पीपल का, और क्या बताया गया, पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं। कहाँ पर, गंगा और बेसिन नदियों पर। तो आप देखिए, यहीं पर बता रहे थे दोस्तों कि देखिए गंगा और बेसिन नदियों पर जो इसके आसपास इर्द गिर्द हैं, यहाँ पर पर्णपाती पेड़ पाए जाते हैं, वृक्ष पाए जाते हैं। और जो अमेजन बेसिन थी, वहाँ पर सघन वन पाए जाते थे। सघन वन पाए जाते थे, यही बता रहे थे आपको। आगे देखिए, बताया गया कि ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा हुआ है। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढलान वाले भागों में क्या होता है कि चिढ़ दीवारों एवं फिर उसे शंकुआकार पेड़ उगाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। बताया गया कि ब्रह्मपुत्र नदी को विभिन्न स्थानों के विभिन्न नामों से जाना जाते हैं। अब जैसे बताया गया कि जो जनसंख्या घनत्व होता है, अब देखिए जनसंख्या घनत्व क्या होता है। बताया गया कि जनसंख्या घनत्व का अर्थ होता है कि 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में जितने लोग रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्षेत्र है, कोई गाँव है ना, वह कितने वर्ग किलोमीटर में है और उस वर्ग किलोमीटर में कितनी जनसंख्या है, इसी हम जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। देखिए लिखा गया है, जूट, बांस एवं सिल्क से बने हस्त जो शिल्प होते हैं एकत्रित करें, उन्हें अपना कक्षा में सजाएं। अर्थात बताया गया ऐसे
यहाँ पर जो दिखाया गया पढ़ाया गया उसको आप इकट्ठा करके देख सकते हैं या दिखा सकते हैं। बेसिन में विविध प्रकार की वन्य जीव पाए जाते हैं। जो बेसिन होते हैं वहाँ पर अनेक प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। हाथी, बाघ, हिरण एवं बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। एक सींग वाला गेंडा जो होता है वह ब्रह्मपुत्र के मैदान में पाया जाता है। ये बार बार पूछा गया है, तो इस बात को याद रखना कि ऐसे पूछा जाता है कि एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है, तो दो विकल्प देता है। बोलता है कि ब्रह्मपुत्र के मैदान में, तो ये बात भी सही है। कभी कभी बोलता है कि गुजरात में, तो ये गुजरात में, अर्थात ये गुजरात में भी पाए जाते हैं। यहाँ पर लिखा गया कि डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर एवं मगर पाए जाते हैं। तो अगर पूछा जाए बंगाल टाइगर कहाँ पाए जाते हैं, तो यह डेल्टा क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आगे लिखा गया नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। कहाँ पर? बंगाल में ना, बंगाल की खाड़ी में रोहू, कतला एवं हिलसा मछली, ये मछलियाँ की प्रजाति याद रखना कौन कौन? रोहू होता है, कतला होता है, हिलसा होता है। आगे बताया गया सबसे लोकप्रिय होती है प्रजातियां होती हैं। मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोग का मुख्य आहार है। कहाँ के? तो यहाँ पर बताया गया कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी, अर्थात बंगाल में। जो बंगाल की खाड़ी है, यहाँ के जो आसपास के लोग हैं, यहाँ के लिए मछली और चावल सबसे प्रमुख रूप का आहार है। वेदिका का निर्माण, देखिए वेदिका क्या होता है, तो यहाँ इस चित्र में आप देख सकते हैं। वेदिका मतलब ढलान पर समतल सतह बनाकर कृषि होता है। जैसे मान लीजिए कोई पर्वत है, तो पर्वत ऐसे ढलान पर है, तो इस ढलान पर्वत को किसी न किसी तरह से इसे रोक कर और इसी पर खेती किया जाए, उसे हम वेदिका कहते हैं। आगे देखिए यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलावा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी में है, उसके अलावा क्या होते हैं, लवण जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है। अर्थात गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियाँ में एक प्रकार की क्या होती है, डॉल्फिन। अर्थात डॉल्फिन क्या होती है, मछली होती है, जिसे स्थानीय भाषा में सूसू कहते हैं। तो याद रखना ये क्या होता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों में एक विशेष प्रकार की मछली की प्रजाति होती है, जिसे हम अस्थाई भाषा में सूसू कहते हैं। अथवा कहा जाता है सूसू की उपस्थिति से जल क्या होती है, शुद्धता का पता चलता है। अर्थात जो सूसू है, अर्थात वो अस्थाई भाषा में सूसू जो मछलियाँ होती है, वहाँ अगर जहाँ पर रह रही हैं, तो इससे ये पता चलता है कि जिस जल में रह रही है या जिस क्षेत्र के जल में रह रही है, उस जल की शुद्धता का पता चलता है। आगे देखिए, रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले जैसे गैस, उपचारिक, औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर देती है। अर्थात कहने का मतलब है, अगर वह पानी गंदा हुआ तो वह क्या हो जाती हैं, वो मर जाती हैं, ऐसा बताया गया, क्योंकि यह हमेशा स्वच्छ जल में ही जाती है। आगे बताया गया, देखिए यहाँ पर ये कहानी है। यहाँ पर आगे देखिए, यहाँ पर है कि वेलिनिया और वेलिनिया, ये भी एक मछली की प्रजाति है। मछलियों का भोजन बनते हैं ना। आगे लिखा गया कि झीलों के आसपास की भूमि उपजाऊ होती है ना, वहाँ इस जमीन पर धान, मक्का एवं दहन जैसी फसलें बोते हैं। खेती की जुताई के लिए भैंसे का उपयोग किया जाता है। वहाँ के लोग बहुत संतुष्ट हैं। नदी में आगे देखिए, नदी में पकड़ने वाले या पकड़कर खाने व बेचने के लिए काफ़ी मछलियाँ हैं, जिन्हें पकड़कर वे पास के शहरों में बेचते हैं। तो यहाँ पर समझ सकते हैं, यहाँ पर बस बेचते हैं। और आगे देखिए, यहाँ पर वह कि सार्वभौमिक स्वच्छता प्राप्त करके स्वच्छता एवं ध्यान केंद्रित करने वाले प्रयासों में तेजी लाने के लिए जो भारत में था, तो कहाँ पर, तो याद रखना भारत में प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन शुभारंभ किया था। तो इसको ध्यान देना कि कब किया था, तो 2 अक्टूबर अर्थात गांधी जी के जयंती पर ही ना स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ हुआ था। जैसे कि आप सब कभी कभी देखे होंगे कि गांधी जी का जैसे चश्मा छापकर उस चश्मे पर लिखा रहता है स्वच्छ भारत मिशन। आगे देखिए,
यहाँ पर है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित हैं, जैसे इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा गंगा नदी के तट पर ही स्थित हैं। आगे देखिए, इन शहरों और यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में जाता है, जिससे नदी क्या होती है, प्रदूषित होती है। बेसिन में यातायात और सुविकसित यंत्र उपस्थित हैं। आप यह देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 प्रकार सुविकसित हैं। मैदानी इलाकों में जो के लोग हैं वह सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्रों में जल मार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित है। तो ये पूछा जाता है बार बार, तो इस बात को याद रखना। पूछा जाता है कोलकाता किस नदी के किनारे या किस नदी के तट पर है, तो हुगली नदी के तट पर है ना। आगे है कि मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पत्तन भी स्थित हैं। आगे लिखा गया है, पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा। तो याद रखना, लखनऊ इमामबाड़ा उत्तर प्रदेश में संगम न, असम में क्या है, काजीरंगा, बिहार का बौद्ध स्तूप आदि ये सब फेमस हैं। आगे बताया गया कि क्या हुआ कि अरुणाचल प्रदेश की जो विशिष्ट जनजातियां हैं, संस्कृति जैसे दर्शनीय स्थल हैं। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश के। इन सभी क्या है, ये सब एक घूमने या पर्यटन या दर्शन के कोई दर्शनार्थ तीर्थ स्थल हैं। यहाँ पर देखिए छोटा सा है कि गंगा नदी के संरक्षण के लिए एक नमामि गंगे कार्यक्रम को शुभारंभ किया गया था। तो इसको भी याद रखना, कभी कभी ये वाक्य पूछता है ना, तो बोला जाता है कि गंगा के संरक्षण के लिए कौन सा नारा या कौन सा वाक्य बोला गया था, तो नमामि गंगे। आगे देखिए, अब हम सबका प्रश्न आ गया। तो देखिए यहाँ पर टूकन क्या है, जैसे कि आप सब बताएं, हम सब कि ध्यान से देखिए इसको, क्या है, ये पक्षी है। इसके बाद बताएं मैनियाक का प्रमुख भोजन क्या है, तो इसको देखिए। यहाँ पर पूछा कोलकाता किस नदी के तट पर है। आगे है देवदार एवं फर्श किसके प्रकार हैं, बंगाल टाइगर कहाँ स्थित है। आज सभी अगर आप सब ठीक से सुने होंगे तो इसका उत्तर देंगे। और देखिए इससे संबंधित जो प्रश्न है, अब हम सब प्रश्न की तरफ चलते हैं। आगे देखिए लिखा गया है कि देखिए मानव पर्यावरण। तो अब देखिए लिखा गया है, अमेजन नदी बेसिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को सही कथन का चयन कीजिए। अमेजन नदी बेसिन जो है वह भूमध्य रेखा के आसपास फैला है, जिसका कारण यहाँ पूरी वर्ष गर्म एवं नम जलवायु रहती है। तो ये बात सही है। आगे बताया गया कि यहाँ का अर्थात अमेजन बेसिन का मौसम दिन एवं रात दोनों ही लगभग एक समान रूप में गर्म एवं आर्द्रता रहता है। तो ये बात भी सही है। तीसरा है कि इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है, वह क्या होता है, बिना चेतावनी दिए। ये बात भी सही है, जैसे कि हम सब अभी पढ़े। तो ये हमारा क्या हो गया, डी ऑप्शन, अर्थात 1 2 3 हमारे तीनों सही है। आगे देखिए लिखा है, आर्डिक एवं ब्रोमीलाइड जैसी परजीवी पौधे किस प्रकार के वन में रहते हैं। तो जैसे कि हम सब पढ़े थे, किस प्रकार के वन में रहते हैं, तो हम सब बताएं, यहाँ पर ये वर्षा वन में रहते हैं। आगे है कि अमेजन नदी जो द्रोणी के वर्षा वन के संदर्भ में मलाकू निरूपित किया जाता है। मलाकू को किसे निरूपित किया जाता है, तो हम बताए थे ये मलाको जो थे। यहाँ पर देखिए लिखा गया विकल्प, यहाँ पाए जाने वाले एक विशिष्ट प्रकार की जीव हैं। यहाँ के लोग के प्रमुख खाद्य पदार्थ है, यहाँ के लोग द्वारा बनाए जाने वाले घर थे, यहाँ लोगों के द्वारा अपनाई गई कृषि थी। तो नहीं, यहाँ के बनाए जाने वाला क्या था, घर था। ये मलाको एक क्या था, घर था। तो देखिए इसलिए इस पॉइंट को हम सब वहाँ पर नोटिस किए थे। देखिए कैसे प्रश्न पूछा गया है। आगे देखिए, भारत में कौन सी नदी बेसिन में सूसू जो होते हैं, अर्थात जो एक मछली का प्रकार था नामक डॉल्फिन पाई जाती हैं मछलियाँ। तो
कहाँ पर थी, तो हम सब कहाँ पढ़े थे, गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी में। तो हमारा हो जाएगा पहला विकल्प ए और बी। अगला देखिए लिखा गया है कि कोलकाता किस नदी के तट पर है, तो हम सब कहाँ पढ़े, हुगली नदी के तट पर है। आशा है कि आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करके अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर करिए। चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास के अगले वीडियो में।